सो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स बाय कुश पांडे सर 3 मई 2024। तो पहले कुछ रिवीजन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने रिसेंटली इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को कितना बताया है 2023-24 के लिए। द करेक्ट आंसर इज 7.8% बताया है। वहीं अगर अनटेड की बात करें 6.5, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 6.6, डिलॉयट के अकॉर्डिंग 6.6, आरबीआई के अकॉर्डिंग 7%, एस&पी ग्लोबल के अकॉर्डिंग 6.8 कहा गया है जीडीपी इंडिया का। अच्छा, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग जीएसटी जो कलेक्शन हुआ है अप्रैल में वो कितना हुआ है, तो ये 2.1 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ है टोटल। सबसे ज़्यादा टोटल जीएसटी का कलेक्शन टॉप में किसने किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है। स्टेट जीएसटी में टॉप किसने किया है, तो मध्य प्रदेश ने किया है। 3 तरीके के जीएसटी कौन कौन से होते हैं, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड आईजीएसटी। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने अपडेट किया है गाइडेंस नोट किस चीज़ के लिए, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस सेक्टर एंड एनबीएफसी के लिए। तो आपको बताना है कि किस तरीके की चीज़ों को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने गाइडेंस नोट हाल ही में जारी किया है फाइनेंस सेक्टर और एनबीएफसी के लिए। तो सही आंसर है इसका ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करने के लिए फाइनेंस सेक्टर और एनबीएफसी में आरबीआई ने गाइडेंस नोटिस जारी की है। हाल ही में बीएसई ने चेंज किया है एक्सपायरी डेट सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स का लास्ट थर्सडे से कब को, तो सेकेंड थर्सडे ऑफ ईच कैलेंडर मंथ, यानी जो सेकेंड थर्सडे होगा आने वाले हर मंथ का वो होगा, पहले लास्ट थर्सडे हुआ करता था। तो ये अच्छी न्यूज़ बोलो या बुरी न्यूज़ बोलो, डज नॉट मैटर्स, क्योंकि एक्सपायरी तो होनी है। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिसेंट में कैंसिल किया है एस मनी इंडिया का लाइसेंस एनबीएफसी का। तो ये बताना है आपको कि इन्होंने मतलब कैंसिल किया है तो वो क्या था, मैंने आंसर ही बता दिया डायरेक्टली आपको कि वो एक एनबीएफसी था। चलो, तो एस मनी क्या है, एक एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी का लाइसेंस एस मनी का कैंसिल किया गया है। किस कारण से, क्योंकि इन्होंने इरेगुलेशन की है, इरेगुलर लैंडिंग प्रैक्टिस की है, यानी लोन देने की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ख़राब की है, वायलेशन की है गाइडलाइंस का, इंटरेस्ट रेट्स का और कस्टमर डाटा प्रोटेक्शन के लिए। इस कारण से इनका एनबीएफसी का लाइसेंस एस मनी का हाल ही में कैंसिल किया है। अच्छा, एक और न्यूज़ में थी चीज़ें कि हाल ही में किसको किसको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है, तो पेयू को, ग्रो को, कैम्प को, इनोवेटिव को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है। नेक्स्ट यहाँ पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से नहीं है, डायरेक्टली डाटा से स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़, तो इंडिया FY25 में जीडीपी की कितनी ग्रोथ होने वाली है, तो OECD के अकॉर्डिंग उन्होंने इंडियन जीडीपी फोरकास्ट को 6.6 कर दिया है, पहले 6.2 था इनके अकॉर्डिंग। एनपीसीआई ने अभी एक पार्टनरशिप किया है बैंक ऑफ नीबिया के थ्रू, मतलब नीबिया के साथ यूपीआई लाइक पेमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए। किसके लिए, नाबिया गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, इसकी जानकारी नाबिया के गवर्नर जॉनसन गाबाबैक्स ने दी है। और रीज़न क्या है कि एक यूपीआई लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम नाबिया में भी कंस्ट्रक्ट करना। ये साइनिंग किसके बीच में हुआ है, एनपीसीआई के बीच में डायरेक्टली नहीं हुआ है। एनपीसीआई का जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है उसके साथ हुआ है, यानी एनआईपीएल के साथ हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन फंसा सकता है, एनपीसीआई भी दे देगा, एनआईपीएल भी दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है एनआईपीएल यानी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ हुआ है, बैंक ऑफ नाबिया का। अच्छा, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके से उठ सकता है कि एनपीसीआई बताओ कब स्टार्ट हुआ था, तो 2007 में स्टार्ट हुआ था। एनपीसीआई है क्या, एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जैसे भारत क्यूआर हो गया, यूपीआई हो गया और बहुत सारी चीज़ें। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का फुल फॉर्म है। इसकी एक्ट 2007 एक्ट के साथ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इनकॉर्पोरेट हुआ है एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 के तहत, बट बाद में इसे किस में अब कर दिया गया है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में कर दिया गया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप याद मतलब सुन के रखो, क्वेश्चन आए तो एक बार हिट करें। अच्छा, ठीक है, ओके। सो इसके चेयरमैन कौन है एनपीसीआई के, तो इसके दिलीप कुमार जी चेयरमैन हैं। ये बात अपन ने इसके साथ एडिशनल याद करनी थी। अच्छा, कुछ चीज़ें अपने को और रिसेंट में याद रखना है कि 2069 का भूटान को पैकेज दिया गया है इंडिया की तरफ से
लीस्ट एक्सपेंसिव पासपोर्ट में आपका क्या यूएई आता है, ठीक है। सिंगापुर के साथ फ़ोनपे ने यूपीआई के लिए पार्टनरशिप की है, यानी फ़ोनपे ने सिंगापुर के साथ यूपीआई के लिए पार्टनरशिप की है। ओमान प्लास्टिक में सबसे वास्ट है और इंडिया 12th नंबर पे आता है प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में लेकर के। लायरा के साथ हाल ही में हमने यूपीआई लॉन्च की है मिल करके, कहाँ, फ्रांस में। लायरा प्लस यूपीआई फ्रांस में लॉन्च की गई है। ओके जी, नेक्स्ट आता है एयू स्मॉल बैंक ने 2 तरीके के कार्ड लॉन्च किए हैं, स्पॉन्ट और नमो, और उसके साथ साथ एटीएम इंश्योरेंस भी लॉन्च किए हैं। एयू क्या है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। नियो बैंक ने किसके, नियो बैंक का भी हाल ही में किसको लाइसेंस मिला है, तो फ़ी को लाइसेंस मिला है। नियो बैंक जो एक फ़ी एक नियो बैंक है जिसे एनबीएफसी का लाइसेंस मिला, उल्टा बोल दिया, एनबीएफसी पहले बोलना था। तो एनबीएफसी का किसे हाल ही में लाइसेंस मिला है, तो फ़ी को मिला है, फ़ी को। अच्छा, ओके, यूके अभी हाल ही में किस वैक्सीन की टेस्टिंग कर रहा है, जिसकी फेज़ 3 की ट्रायल चल रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से, तो मेलानोइना का। और हाल ही में मेलाजाइंटिस की वैक्सीन किसने बनाया था, नाइजीरिया। बहुत बढ़िया, चलो जी। नेक्स्ट, वर्ल्ड ई पेमेंट इंडिया ने रिसीव किया है आरबीआई का अप्रूवल एज अ पेमेंट एग्रीगेटर का। तो हाल ही में वर्ल्ड ई पेमेंट इंडिया को भी आरबीआई का लाइसेंस मिला है कि वो एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकते हैं। अभी हमने हाल ही में इससे बात की थी, रिलेटेड स्टार्ट करने से भी पहले में पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस हाल ही में किनको मिला है, तो पेयू को मिला है, ग्रो को मिला है, कैंप को मिला है, इनोवेटिव। पेयू ग्रो कैंप इनोवेटिव, पेयू ग्रो कैंप इनोवेटिव, पेयू ग्रो कैंप इनोवेटिव और वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया अप्रूव किसके द्वारा किया गया है, आरबीआई के द्वारा। सीईओ कौन है वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया के, तो रमेश नरसिम्हन है। रिसेंटली इन्हें पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस ग्रो और पेयू को भी मिला था, इनोवेटिव को भी मिला था, और अभी हाल ही में वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया को भी मिला है। अच्छा, पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो इनेबल करते हैं कस्टमर को कि वो पेमेंट कर सकते हैं और बिजनेस को अलाउ करते हैं कि वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करते हो कहीं भी जा करके, तो आप एज अ कस्टमर पेमेंट कर सकते हो, दुकानदार पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, पेमेंट ऑनलाइन बेसिस। तो हाल ही में ध्यान रखना है पेमेंट एग्रीगेटर का कौन सा लाइसेंस मिला है, तो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस मिला है। देखो, पेमेंट एग्रीगेटर 2 तरीके से होते हैं, एक होता है बैंक पेमेंट एग्रीगेटर, ध्यान रखना, और एक होता है थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर। दोनों में अंतर क्या है कि जो बैंक पेमेंट एग्रीगेटर हैं वो सीन्स फैसिलेट कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से, जैसे कि यूपीआई हो गया, कार्ड हो गया, कार्डलेस हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ई वॉलेट हो गया, हर तरीके से। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि सिंस ये एक बैंक पेमेंट एग्रीगेटर हैं, ये एक ऑपरेटेड होते हैं किसी बैंक के द्वारा, इसीलिए इन्हें आरबीआई से कोई लाइसेंस वगैरह लेने की या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है टू वर्क एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है। क्योंकि बैंक खुद ही आरबीआई द्वारा प्रमाणित होता है, उसे बैंकिंग का लाइसेंस मिला है, तो ये बैंक के अंदर ही पेमेंट करने की सर्विस आती है, इसलिए बैंक एज अ पेमेंट एग्रीगेटर खुद काम कर सकते हैं। बट थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर, क्योंकि ये नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं, इसलिए आरबीआई से इन्हें लाइसेंस मिलता है, लेना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट एक आता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी यूपीआई का ट्रांजेक्शन हाल ही में डिक्लाइन किया है अप्रैल में। याद रखो कि हाँ डिक्लाइन किया, बट ये याद मत रखो कि कितना हुआ है, चलो ठीक है फिर भी सुन के रखो। 19.64 ट्रिलियन रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हुआ है अप्रैल में, जो कि मार्च में 19.78 ट्रिलियन का मार्च में हुआ था। 13.3 बिलियन ट्रांजेक्शन अप्रैल में हुए हैं, उससे पहले 13.44 बिलियन मार्च में हुए थे। ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूपीआई का डिक्लाइन हुआ है, आगे पेटीएम वाला भी केस इसमें हैम्पर कर रहा है। अच्छा, आरबीआई ने लिफ्ट अप किया है, यानी हटाया है रिस्ट्रिक्शंस बजाज फाइनेंस ई कॉम का और इंस्टेंट ईएमआई कार्ड, यानी जो बजाज फाइनेंस के 2 प्रोडक्ट हैं ई कॉम और इंस्टेंट ईएमआई कार्ड, उसके ऊपर जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उसको हटा दिया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा इस रिमूवल से, आरबीआई की जो इन्होंने किया है, इससे एक ये रिजल्ट होगा कि ये एज अ एनबीएफसी, जो बजाज फाइनेंस एज अ एनबीएफसी काम करते हैं, ये लोन दे सकेगा इन बिजनेस सेगमेंट से भी, यानी ई कॉम और इंस्टेंट ईएमआई कार्ड के थ्रू। इनके ऊपर ऐसा किया क्यों गया था, क्योंकि इन्होंने डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइन का वायलेशन किया था, KYS हमने बात भी किया था, की फैक्ट स्टेटमेंट, जिसमें आपको बताना रहता है कस्टमर को कि अगर वो EMI चुका नहीं पाएगा या इन केस वो लोन की पेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, ये सारी चीज़ें
की फैक्ट स्टेटमेंट में देते हैं, तो उन्होंने नॉन सिग्निफिकेंट यानी बहुत कम की फैक्ट स्टेटमेंट बताए थे या प्रॉपर तरीके से नहीं बताए थे कस्टमर को, इसलिए इनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया था। ई कॉम और इंस्टेंट EMI कार्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग PMI स्लिप इंडिया की क्या हुई है, डिप की है, जो 5.8 है 58.8 हो गई है अप्रैल में, जो फ्रॉम मार्च 16 ईयर हाई, यानी मार्च में सबसे ज़्यादा हाई थी। मार्च में आपको कितना 59.1 था। PMI क्या है, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है। इसे रिलीज़ कौन करता है, इसे रिलीज़ किया गया था, इस इंडेक्स को बनाया गया था US द्वारा, ठीक है। और ये US बेस्ड इंस्टीट्यूशन ने इस सप्लाई मैनेजमेंट के लिए इसे बनाया था। ये एक इंडिकेटर होता है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक कंट्री में शो करता है, ठीक है। दो तरीके के PMI होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग PMI और एक होता है सर्विस PMI। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, और सर्विस सेक्टर जैसे कि आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गए, एज ए सर्विस सेक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे सर्विस सेक्टर की तरह काम करते हैं, तो उसमें अप्लाई होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। तो हाल ही में इंडिया का कितना हो गया, 58.8 हो गया है। पहले कितना था, मार्च में 59.1 था, तो डिक्लाइन किया है PMI 58.9। पहले कितना था 58.8, पहले 59.1 था। अच्छा, नेक्स्ट आता है, आपको ये याद रखना है कि इसे स्टार्ट किसने किया था, साथ ही साथ US बेस्ड इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया था। किस लिए स्टार्ट किया था, सप्लाई मैनेजमेंट के लिए स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट हुआ था, 1948 में, यानी देश की आज़ादी से 1 साल बाद। ये इंडिकेटर शो क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को शो करते हैं कंट्री में, ठीक है। और ये 5 की फैक्ट वेरिएबल्स को इस अपने अंदर लेता है, जैसे न्यू ऑर्डर, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, सप्लाईज, डिलीवरी टाइम्स, स्टॉक ऑफ आइटम्स और परचेस, ठीक है। इंडिया को हाल ही में नीड है अपने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को एक्सपेंड करने की एजिंग पॉपुलेशंस के लिए। ऐसा किसने कहा है, ADB। तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक्स की जो रिपोर्ट आई है वो एशिया के लिए आई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के लिए। तो उसका टाइटल क्या है, एजिंग वेल्स इन एशिया। तो इसमें टॉप किसने किया है, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड, जहां सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिला है एशिया में। बट आपको ध्यान क्या रखना है, साउथ कोरिया और थाईलैंड के अलावा, कि इंडिया लोएस्ट इंश्योरेंस कवरेज में आती है, और ये सिर्फ 100 में से 21 लोगों को ही कवरेज प्रोवाइड कर पाई है, लोअर हेल्थ इंश्योरेंस के बेस पर भी अगर बात करें। इस हमारी कुछ स्कीमें हैं जिसने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वैसे आयुष्मान भारत, जो कि बॉटम क्वार्टर्स पे जो लोग हैं उनको, यानी जो निचले वर्ग के लोग हैं या फिर मिडिल क्लास वाले लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास और सबसे लोएस्ट जो लोग हैं, उनको इससे 5 लाख का कवरेज हेल्थ का मिलता है। उसके अलावा हमने IRDAI जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उसके थ्रू हमने 65 जो ईयर्स का लिमिट था उसको भी हटा दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट रखना। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ, आपसे पूछा जा सकता है बाद में कि बताओ इंडिया में इंश्योरेंस रेगुलेटर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना IRDAI को कहा जाता है, IRDAI को कहा जाता है। अच्छा, बॉटम में कौन से 3 देश हैं, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है और इंडिया है। टॉप में कौन है, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड है, ठीक है। साउथ कोरिया एंड थाईलैंड। रिपोर्ट का नाम क्या है, एजिंग वेल इन एशिया। रिपोर्ट को जारी किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अच्छा, मैं एक काम करूँ क्या कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी से बोलते जाऊँ और बाकी सब गैप अप करते जाते हैं, ठीक है। इससे फास्ट होगा चीज़ें। अच्छा, इंटरनेशनल में न्यूज़ में आता है नेक्स्ट, काठमांडू टॉप किया है अनहेल्दी एयर में, अनहेल्दी की एयर सिटी में। ये IQ एयर की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर टोटल रियल टाइम पे जो पोल्यूशन 101 सिटीज़ का मेज़र किया गया है वर्ल्ड वाइड, जिसमें काठमांडू जो नेपाल का है उसने टॉप किया है सबसे वास्ट एयर क्वालिटी। पर हमारे देश ने भी पीछे नहीं इसमें मतलब नंबर छोड़ा है। न्यू दिल्ली फिर आता है, चिंग माई आता है थाईलैंड का, हुनाली आता है वियतनाम का, बैंकॉक, डेनमार्क, बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश से। तो ये सारी कंट्रीज हैं, सिटीज़ हैं, ठीक है। बट आपको याद क्या रखना है ज़ॉम्बी मोड के थ्रू कि हाल ही में इंडिया की न्यू दिल्ली में CDRI की 6 कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। हुनाली वियतनाम में एशिया फ्यूचर्स फोरम हुआ है, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हमारे इंडिया के अजय शंकर जी ने पार्टिसिपेशन किया था एज अ गेस्ट। पर इंडिया क्या इसका पार्ट है, नहीं, इंडिया पार्ट नहीं है, चाइना भी पार्ट नहीं है। इसे स्टार्ट किया गया था वियतनाम के थ्रू एशियन जो कंट्रीज़ हैं, लोअर कंट्रीज़ हैं, उनमें डेवलपमेंट कराने के लिए। अच्छा,
फेसाई ने हाल ही में लॉन्च किया है क्वालिटी चेक सारे के सारे प्रोडक्ट्स के, बहुत सारे प्रोडक्ट्स फूड प्रोडक्ट आइटम के, जैसे डेयरी प्रोडक्ट और मसालों की। ऐसा किया क्यों गया है? क्योंकि फेसाई अभी तक सो रहा था, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे सिंगापुर और हांगकांग ने अपनी कंसर्न जताई इंडिया के एमडीएच और एवरेस्ट मसाले को लेकर के, तब जा कर के फेसाई को यह एहसास हुआ। उन्होंने अपने देश में एमडीएच और एवरेस्ट के जो मसाले थे उनके ऊपर बैन लगाया, तब जाके फेसाई भी हरकत में आया और उन्होंने कहा कि अब हम फूड आइटम्स जैसे डेयरी प्रोडक्ट और स्पाइसेस की जांच चालू करेंगे। तो लॉन्च किसने की है? फेसाई यानी फूड कॉरपोरेशन इंडिया ने। एक सर्विलेंस प्रोग्राम होगा जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैल्मोना जैसे फ़िश की जो एक प्रजाति है उसमें, और हर्ब, सर्व, मिल्क, प्रूफ में, ये बाकी सब में चेकिंग करेगा। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन आने वाले समय पे इन्वेस्ट करेगा 5215 करोड़ रुपीज़ फॉर 1 गीगा कैपेसिटी के लिए। किस सेक्टर में? रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो ध्यान रखो, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है। जैसे ईवी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी क्या आता है। तो हमने इससे रिलेटेड एक न्यूज़ क्या पढ़ी थी? वर्ल्ड बैंक एसबीआई को 1 बिलियन का क्रेडिट देगा ईवी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये बात भी आपको याद रखना है जो इससे रिलेटेड थी। अच्छा, और रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लांट कौन लगा रहा है? अदानी लगा रहा है। कहाँ लगा रहा है? गुजरात में लगा रहा है। उससे रिलेटेड हम आगे न्यूज़ बात करेंगे। सो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया में फोकस करेगी सोलर और विंड, यानी सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट पे। इसे जारी कौन कर रहा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी 5215 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। इसका मेन एम क्या है कि आईओसी की नेट ज़ीरो कार्बन का जो हमारा मिशन है 2046 का, उसे अचीव करना, और एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करना जो कि रिन्यूएबल हो, यानी क्लीन फ्यूल हो सकते, क्लीन है। चलो, तो हमने इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ सुनी थी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पैनासोनिक के साथ भी एक डील की थी लिथियम बैटरी के लिए। देखो भैया, पहली बात तो अगर आईओसी कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, स्टोरेज के, तो एनर्जी तो बन रहा है सोलर प्लांट से या फिर आप बोल सकते हो हाई विंड से, बट उसे स्टोर करने के लिए लिथियम बैटरी के साथ लिथियम बैटरी की भी जरूरत पड़ेगी, यानी बैटरी स्टोरेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो पैनासोनिक के साथ लिथियम बैटरी के लिए उन्होंने पार्टनरशिप की थी। अच्छा, एयर इंडिया ने हाल ही में लॉन्च किया है एयरबस A350-900। ये क्या है? एक तरीके का आपका एरोप्लेन है, जो कि एक कैरियर है, जो कि दिल्ली से दुबई रूट पर चलाया जाएगा, और ये एक इंटरनेशनल, मतलब जो मोस्ट इंटरनेशनल बिजी रूट है उस पर चलाया जाएगा। अच्छा, आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ओनली कैरियर बनेगा दुनिया में जो ऑपरेट कर रहा है A350, जो इंडिया और दुबई के बीच में चलाया जाएगा। तो एयर इंडिया बना है ओनली कैरियर दुनिया का जो ऑपरेट करेगा A350, जो इंडिया और दुबई के बीच में चलाया जाएगा। जो इस ब्रांड है, इसके अंदर एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट का यूज़ करेगा दुनिया की सबसे बिजिएस्ट रूट दिल्ली और दुबई रूट में एक में से। सो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि ओनली कैरियर ऑपरेटर है जो A350 का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया दुबई रूट पे। कौन है वो? एयर इंडिया है। बहुत बढ़िया। अदानी ग्रीन एनर्जी 400 मिलियन का जो फाइनेंस है उसे अभी हाल ही में इसे सिक्योर किया है। कहाँ से? 5 इंटरनेशनल बैंक से। किस चीज़ के लिए? सोलर प्रोजेक्ट के लिए, सोलर प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, तो ये कहाँ सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे? तो इनकी मेन जो सोलर प्रोजेक्ट है वो 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बनाना है, प्लांट बनाना है गुजरात और राजस्थान में। 2 जगह हो रहा है, गुजरात और राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ हो रहा है? क्योंकि राजस्थान में भर के गर्मी पड़ती है, इसलिए राजस्थान में, और विंड प्रेशर भी बहुत बढ़िया रहता है राजस्थान और गुजरात में, इसलिए ये 2 मेजर प्लेस मानी जाती है विंड और सोलर प्लांट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा, राजस्थान बात करते हैं तो वहाँ 500 मेगावाट कैपेसिटी का बनाया जाएगा। लॉन्ग टर्म पावर परचेसिंग एग्रीमेंट किया जा रहा है गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के साथ, यानी SECI और अदानी मिल करके 500 मेगावाट का राजस्थान में क्या करेंगे? सोलर प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे। और साथ ही साथ सेकंड कहाँ हो रहा है? 250 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है उसे इस्टेब्लिश किया जाएगा आपके केवाधा गुजरात। मिस्टेक हो गया, बोलने से मुंह अटक गया था शब्द, ठीक है।
केवाधा गुजरात में। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी केवाधा गुजरात में ही बनाया जा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट मुंबई के साइज़ का है। ठीक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलो, इंडिया होस्ट किया है 46 एंटार्क्टिक ट्रीटी कंजर्वेटिव मीटिंग, जो कि कोची में होने वाला है। कोची कहाँ है? केरला में है। तो कोची केरला में अंटार्कटिक ट्रीटी कंजिक्यूटिव मीटिंग हो रही है। कौन सी? 46। ठीक है, तो इसमें हमारी मतलब ये एक तरीके से इन्वायरमेंटल कमेटी होती है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। इसमें हम अंटार्कटिका में क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उसकी हम क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर बात होती है। हमारी 2 रिसर्च स्टेशंस हैं अंटार्कटिका में। एक है मात्री, जो 1989 में हमने बनाया था, और भारती, जो 2012 में इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है। डिफेंस से एक न्यूज़ आ रही है हाल ही में कि इंडियन आर्मी और पुनीत बालन, ठीक है, इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप ने कोलैबोरेट किया है इंडिया का पहला कंजर्वेशन पार्क बनाने के लिए। ठीक है, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाने के लिए। माई मिस्टेक, माफ़ करना। इंडियन आर्मी, और एक बार फिर से इस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप ने कोलैबोरेट किया है इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बनाने के लिए। अच्छा, ये ध्यान रखना, इसमें पार्टिसिपेशन किसने किया था? लेफ्टिनेंट जनरल अजाई कुमार सिंह ने किया था। ये इम्फेसाइज करेगा इम्पोर्टेंस सिटीजन्स के जो ड्यूटी है उसको सिटीजन्स पे शो करेगा, मतलब क्या सिटीजन्स की ड्यूटी होनी चाहिए, उसको कैसे उन्हें फॉलो करना चाहिए वगैरह वगैरह, और इंडिया की डेवलपमेंट को शो करेगा 1947 तक में। अच्छा, MOU क्या क्या रिसेंट में साइन हुआ? तो इंडिया रिन्यू किया है अपनी एग्रीमेंट कि वो ट्रेन करेगा 1500 बांग्लादेशी ऑफिसर्स को, कि इंडिया ने हाल ही में एक रिन्यू किया अपना एग्रीमेंट कि आने वाले समय में वो 1500 बांग्लादेशी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देगा। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। चलो, इम्पोर्टेंट डेट्स में हाँ क्या है कि 2 मई को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ट्यूना डे मनाते हैं। वर्ल्ड ट्यूना डे क्या है? ट्यूना एक फ़िश है जो बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विटामिन को लेकर के पूरे दुनिया भर में, और ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक फ़िश में से एक है। हाल ही में ये सिग्निफिकेंट थ्रेट महसूस कर रही है पूरी दुनिया में। किस लिए? क्योंकि इसके ख़त्म होने की भी कगार पे है, क्योंकि इसका ओवर यूज़ किया जा रहा है और प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा है। अपॉइंटमेंट्स में बात करें, विक्टोरिया शाय बनी है पहली AI डिप्लोमेट जो यूक्रेन को रिप्रेजेंट करेंगी एज अ फॉरेन अफेयर, एज अ यूक्रेनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को। क्या नाम है? विक्टोरिया शाय। नेक्स्ट ओबिचुरी में बात करें तो उमा रमन, जो कि प्लेबैक सिंगर थी, 72 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। पाउल ऑस्टर, जिन्होंने न्यूयॉर्क ट्रायलॉजी नाम की किताब लिखी थी और 34 और किताब लिखी थी, 77 ईयर्स की एज में इनका भी निधन हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्रेटर आइस ऑन मून नाम से एक मिशन है जिसे इसरो के साइंटिस्ट ने कंडक्ट कराया है। तो इसरो के साइंटिस्ट ने हाल ही में कुछ स्टडी कंडक्ट कराई है कोलैबोरेशन करके अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, और ये रिवील किया है कि यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है मून में कि कोई एक बड़ा वाटर का आइस निकले पोलर रीजन्स पे मून का। ठीक है, पोलर रीजन्स पे मून का। दुनिया का पहला देश जिसने बताया था कि मून पे वाटर है वो भी इंडिया था। अच्छा, इसमें ड्रिलिंग सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे जो कि बताएगा आइस या वाटर की प्रेजेंस को, और आने वाले समय में ह्यूमन फ्यूचर मिशंस में जो मून्स में कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, और मैं पर्सनली क्या बोलूँगा, कांग्रेस देना चाहूँगा पाकिस्तान को। चलो, तो चाइना सेटअप कर रहा है, लॉन्च करेगा चैंग E6 लूनर प्रोब, जो कैरी करेगा पाकिस्तान के लूनर मिशन को, यानी लूनर जो प्रोब हैं वो चाइना का चैंग 6 लूनर प्रोब फर्स्ट एवर लूनर मिशन कंडक्ट करेगा, जिसका नाम है IQ उसे स्पेस में ले जाएगा। तो ये पाकिस्तान का पहला लूनर मिशन है, याद रखना इम्पॉर्टेंट है। IQ
ठीक है, नाम भी बढ़िया रखे हैं, पहले कातिर मातिर ऐसे नाम की जगह अच्छा नाम है, ठीक है। तो महेश्वरी ने अभी सिक्योर किया है पेरिस 2024 का ओलंपिक कोटा में अपनी सीट वुमेन्स स्केट शूटिंग में। अमूल आने वाले समय पे स्पॉन्सर करेगा यूएस मैन क्रिकेट टीम को। यूएस की कोई टीम नहीं थी भाई, बढ़िया डंकी पर अमूल हर जगह पहुंच रहा है, क्योंकि न्यूज़ में है यूएस मेंस क्रिकेट टीम, तो बढ़िया प्लान लगा है, सस्ते में काम भी हो गया T20 वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। चलो, सो न्यूज़ कनेक्टर्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूज़ कनेक्टर, और ये फास्ट वे में रिवीजन कराएंगे। इंडिया FY25 में जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन राइज किया है गया है OECD द्वारा 6.6 6.2 से। MPCI ने हाल ही में एक लिंक किया है, यानी एक पैक्ट साइन किया है, ठीक है, किसके साथ? बैंक ऑफ नाबिया के साथ फॉर UPI लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को डिलीवर करने के लिए। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया रिसीव किया है RBI के अप्रूवल एज अ वर्क एज अ पेमेंट एग्री, पेयू और ग्रो भी इसमें नाम याद रखना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हुआ है अप्रैल में करीब कितना 19.8 ट्रिलियन डॉलर, पहले 19.1 ट्रिलियन था, ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर डाटा याद रखना। RBI ने हटाया है रिस्ट्रिक्शंस बजाज फाइनेंस के ऊपर से उनके ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग PMI हमारी इंडिया की स्लिप हुई है, यानी गिरी है 58.8 अप्रैल में, जो कि मार्च में 59.1 थी, ठीक है। अच्छा, इंडिया का एक नीड है कि वो एक्सपेंस कर रहे आने वाले समय में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में, जो कि एजिंग पॉपुलेशन को डील अप करे, इसे ADB ने सजेस्ट किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। इसमें टॉप पे कौन है? सिंगापुर और थाईलैंड। लोअर में कौन है? बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान भी बोल सकते हो। काठमांडू नेपाल भी डाउन पे है। अच्छा, काठमांडू नेपाल का टॉप किया है लिस्ट में एज उन सिटी में जहां अनहेल्दी एयर, सबसे खराब अनहेल्दीएस्ट एयर पाई गई है। इंडिया का न्यू दिल्ली और वियतनाम का हुआली, जहां रिसेंट में एशिया फोरम हुआ था। अच्छा, इस एशिया फ्यूचर्स हुआ था, ये फ्यूचर एशियान फोरम में, जिसमें अजय शंकर ने पार्टिसिपेशन किया था। फेसाइल लॉन्च कर रहा है क्वालिटी चेकअप टेस्ट उन फूड्स पे जैसे डेयरीज और स्पाइसेस के ऊपर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इन्वेस्ट किया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्ट करेगा 5,215 करोड़। किसके लिए? आपका 1 गीगावाट कैपेसिटी के लिए, मतलब इतना गीगावाट कैपेसिटी का स्टोरेज बनाने के लिए। और हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पैनासोनिक के साथ लिथियम बैटरी के लिए पार्टिसिपेशन किया था। अदानी ग्रीन एनर्जी ने सिक्योर किया है 400 मिलियन का फाइनेंस इन दुनिया के 5 इंटरनेशनल बैंक्स के लिए साथ सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर के राजस्थान और गुजरात में। नेक्स्ट आता है इंडिया ने होस्ट किया है 46 एंटार्क्टिक ट्रीटी कंजर्वेटिव मीटिंग कोची, केरल। नेक्स्ट, एयर इंडिया लॉन्च कर रहा है एयरबस A350-900 दुबई दिल्ली रूट पे, जो कि एक मार्केबल अचीवमेंट है। पहला कैरियर बना है जो इंटरनेशनल इस रूट पे अपनी कैरियर को भेजेगा। अच्छा, इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप ने कोलैबोरेशन किया है डेवलप करने के लिए इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। चलो ठीक है। इंडिया ने रिन्यू किया है एक एग्रीमेंट कि वो आने वाले समय में 1500 बांग्लादेश के ऑफिसर्स को ट्रेन करेगा। वर्ल्ड ट्यूनर डे 2 मई को मनाया जाता है एनुअली। विक्टोरिया साई ने पहली दुनिया की डिप्लोमेट बनी हैं जिन्होंने EI डिप्लोमेट हैं जो यूक्रेन को रिप्रेजेंट करेंगी एज आ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के तौर पे। प्लेबैक सिंगर उमा जी का अभी हाल ही में उमा रमना जी का देहांत हुआ है। पाउल ऑस्टर का जो न्यूयॉर्क ट्रायोलॉजी बुक लिखी थी उनकी डेथ हुई है। ग्रेटर आइस ऑन मून क्रिटिकल मिशन को इसरो ने स्टडी किया है। इसरो के साइंटिस्ट ने चाइना आने वाले समय पर लॉन्च कर रहा है चैंग E6 लूनर प्रोब, जो कैरी करेगा पाकिस्तान के लूनर प्रो मिशन मून मिशन को। ठीक है, तो क्या नाम है? आई क्यूब बस नाम रखें हैं। अच्छा, महेश्वरी चौहान ने सिक्योर किया है पेरिस 2024 में ओलंपिक में अपना कोटा, जो कि एज अ वुमेन स्केट शूटिंग में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। अमूल स्पॉन्सर करेगा यूएस मैन क्रिकेट टीम को आने वाले समय पे T20 वर्ल्ड कप में। बाकी ये न्यूज़ कनेक्टर्स हैं, इसकी कभी और बात करेंगे। चलो।